गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ESS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर पढ़ने जा रहे हैं। और इस जो दूसरा चैप्टर है जो विलियन, जो हम लोग पढ़ रहे हैं हिमांक का ऑर्नामेंट। हिमांक के ऑर्नामेंट का मतलब समझिए कमी होता है। ऑर्नामेंट तो हिमांक के अवनमन में आप लोग को बताए थे कि जब किसी शुद्ध घोलक में कोई अवस्थित विलय को घोला जाता है तो शुद्ध विलय का जो हिमांक होता है विलयन के हिमांक से ज्यादा हो जाता है। ठीक है। और इसके पॉइंट को जो हम आपको बताए होंगे कैसे इसको हल करना है और कैसे इसके कंसेप्ट को बताए हम। ठीक है। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल भी देख लिया जाए। डेल्टा टीवी टीएफ इसमें था। डेल्टा टीएफ इक्वल केएफ छोटा w इंटू 1000 बटा में बड़ा w इंटू छोटा m। अब इतना आप लोग लेक्चर को पढ़ेंगे तो आप लोग समझेंगे छोटा w बड़ा w छोटा m केएफ डेल्टा टीएफ क्या होता है। ठीक है। ओके। तो इसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल को क्या करेंगे आज बनाने जा रहे हैं। ओके। तो इसका जो पहला हम न्यूमेरिकल बताने वाले हैं इसके बेसिस पर जो लोग हिमांक क्वथनांक का उन्नयन जो लोग पढ़े होंगे उन लोग समझ गए होंगे कि इसके न्यूमेरिकल को कैसे बनाना। जस्ट टू जस्ट उसी के जैसा आपके न्यूमेरिकल को क्या करना है, बनाना है। ओके। तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं इसके बेसिस पर। क्वेश्चन पहला इसका दे रहे हैं कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H2 एक मिनट C2H6O2 है। एथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला है को 600 ग्राम जल में 600 ग्राम जल में मिलाया गया। 600 ग्राम जल में मिलाया गया तो विलियन के नंबर एक क्वेश्चन हिमांक विलियन के हिमांक अवनमन विलियन के ऑप्शन में हिमांक अवनमन और नंबर बी हिमांक की गणना करें। हिमांक की गणना करें। KF इक्वल 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल जल के लिए। ये हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है कि 45 ग्राम एथिलीन अल्काइल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। तो आपको मालूम होगा कि जो छोटा वैल्यू दिया रहता है, अमाउंट दिया रहता है, मात्रा दिया रहता है, उसको हम छोटा w यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो छोटा w का वैल्यू कितना है 45 ग्राम है। अब बड़ा w का वैल्यू कितना है बाबू 600 ग्राम है। ओके। केएफ का वैल्यू दे दिया है वाटर के लिए। कितना है केएफ का वैल्यू? तो केएफ का जो वैल्यू दिया हुआ है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल का छोटा m निकाल लीजिएगा C2H6O2। तो m इक्वल कार्बन का 12 होता है 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 60 इंटू 2 हो जाएगा। यानी m इक्वल 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 32। तो कितना हो जाएगा हम लोग का? जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 62 हो जाएगा। देख लीजिए 62। तो हम लोग को क्या निकालना है? ऑप्शन ए में निकालना है हिमांक अवनमन।
हिमांक और नमन। तो याद रखिएगा, जब आप लोग बताए होंगे कि डेल्टा टीएफ जो होता है, एक बार फिर से हिमांक और नमन, डेल्टा टीएफ को हिमांक और नमन बोलते हैं, ओके। और केएफ को बोलते हैं हिमांक नियतांक, हिमांक स्थिरांक बोलते हैं, और नियतांक दोनों बात एक ही है। छोटा डब्ल्यू बड़ा डब्ल्यू को जानते हैं, एक आता है एसएटीएस, ये विलियन का हिमांक है। किसका हिमांक है? विलियन का हिमांक। अगर टीनट रहेगा उसको बोलते हैं विलाय का हिमांक, विलाय का हिमांक। तो ये सब पॉइंट को आप लोग जानते होंगे, ओके। तो हिमांक और नमन मतलब हमको डेल्टा टीएफ फाइंड करना है। तो डेल्टा टीएफ इक्वल के इनटू छोटा डब्ल्यू इनटू 1000 बटा में बड़ा डब्ल्यू इनटू छोटा n। क्लियर है? डेल्टा टीएफ इक्वल के का वैल्यू कितना है? तो 1.86 इनटू छोटा डब्ल्यू 45 है इनटू 1000, अब बड़ा डब्ल्यू 600 इनटू छोटा n का वैल्यू 62 है। क्लियर है? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग हल करेंगे 3 दूनी 6, 15 तिया 45। क्लियर है? अच्छा, अब क्या किया जाए? इसको अब गुणा किया जाए, एक और घटा दिया जाए, इसको इससे करें 0.93, तक कितना हो जाएगा बाबू? क्या ऊपर बचेगा? डेल्टा टीएफ इक्वल 0.93 इंटू 15 गुने 10 अब बाटा में 62। तो डेल्टा टीएफ इक्वल क्या हो जाएगा बाबू? डेल्टा टीएफ इक्वल, तो डेल्टा टीएफ इक्वल हो जाएगा 15 तिया 45 के 5, अब 15 नवा 35 से 139, जीरो एक रहेगा ही, कौन के बाद दशमलव 2 अंक के बाद बटा 62, और इसको ले लेंगे डेल्टा टीएफ इक्वल 100 लगभग 40 मान सकते हैं ना। अब अगर हम 62 ले लें, डेल्टा टीएफ इक्वल कटा दीजिए, एक कितना का 70 और नीचे हो जाएगा 31, तो 70 बटा में 31, डेल्टा टीएफ इक्वल 31 दूनी की 62, 9 हो जाएगा 90, 31 तिया 93, लगभग में 3 मान लिया जाए लगभग। तो डेल्टा टीएफ का जो वैल्यू हमारा आया वो कितना आया? लगभग 2 पॉइंट कितना आया? 3 आया। यानी एक थोड़ा सा इससे कम भी आ सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो वैल्यू लेकर चले हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा कर चले हैं। इसलिए आप लोग जब भी एग्जाम हॉल में हल करिएगा तो इसको पूरा ही करिएगा, ठीक है। हम लगभग में सब लेते हैं, जैसे 39 साढ़े 40 ले लिए, ओके। तो हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका ए होगा, ठीक है। दूसरा में बोला है बी में अनमन, मतलब किसका अनमन? विलियन का ही बोला है, तो विलियन का अनमन हिमांक। तो विलियन का हिमांक डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएस निकालना है। हम लोग जानते हैं कि डेल्टा टीएफ इक्वल टीएस टी नट माइनस टीएस होता है। क्लियर है? डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना है बाबू? तो 2.3 इंटू टी नट। याद रखिएगा वाटर के लिए जो वैल्यू होगा याद रखिएगा 273 के लिए लेंगे। अब बात रहे कि सर कहीं 373 ले रहे कहीं 273, तो याद रखिएगा कि हिमांक में जब पढ़ेंगे तो जल का जो वैल्यू होता है टीनट होता है, शुद्ध विलाय का जो हिमांक होता है 273 के लिए या 0 डिग्री सेल्सियस। कब? जब हिमांक का बात करेगा तो, और जब वही अगर बात करेगा आपका
क्वथनांक के लिए जल के लिए, तो जल के लिए क्वथनांक 373 केल्विन होता है और सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो समझ गए होंगे। तो यह हिमांक से क्वेश्चन है, इसलिए टी नॉट का वैल्यू 273 लेंगे। अब अगर कैसे टी नॉट का वैल्यू 273, तो हिमांक बोलेगा तो टी नॉट का वैल्यू 273 है 0 डिग्री सेल्सियस। जब क्वथनांक बोलेगा तो टी नॉट का वैल्यू 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। कब? जब जल का बात करेगा। इसीलिए तो 200 कितना आ जाएगा? 73 माइनस टीएस हो जाएगा। टीएस को इधर बोला दे 273 प्लस 2.3, हल करेंगे टीएस इक्वल 275.3 केल्विन। यही हम लोग का वो विलियन। ठीक है, क्या समझ गए होंगे कैसे इस क्वेश्चन को बनाया गया है। ओके, एक मिनट यहाँ घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना होगा? और इसको ऐसा मान लिया जाए 270 पॉइंट से मान लीजिए 270.3 केल्विन, 270.7 केल्विन आप लोग का आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और कि एक वैद्युत अपघट्य के एक वैद्युत अपघट्य के एक ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.4 की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक स्थिरांक, बेंजीन का हिमांक स्थिरांक 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। विले का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। तो कोई भी अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा तो सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना होगा लाइन बाय लाइन। उसके बाद जो आपका वैल्यू दिया होगा उस वैल्यू को हम क्या करेंगे? लिखेंगे पहले। ठीक है, तो सोल्व करेंगे इसको। जब सोल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा कि 1 ग्राम को 50 ग्राम, तो छोटा डब्ल्यू कितना है? 1 ग्राम। अब बेंजीन में भूला गया, बड़ा डब्ल्यू कितना? 50 ग्राम। बेंजीन के लिए केफ दे दिया है, कितना है बाबू? 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अगला है और बोला है कमी हो जाती है। जहां कमी का बात आती है, आप लोग जानते हैं कि जब किसी भी विलायक में, शुद्ध विलायक में किसी विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो उसके हिमांक में कमी आ जाता है। तो जब कमी आ जाएगा तो उसको डेल्टा टी है बोलेंगे, और जब घोलने पर वृद्धि आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टी भी बोलेंगे। और हिमांक का अनुमान स्थिरांक कमी हो जाता है, और क्वथनांक स्थिरांक जो होता है, क्वथनांक का उन्नयन जो होता है उसमें वृद्धि हो जाता है।
ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका वैल्यू क्या है दिया हुआ डेल्टा टी, तो 0.40 के। ओके, हम लोग को m का करना है, निकालना है, तो बाई फार्मूला डेल्टा टी एफ इक्वल केएफ इनटू छोटा w इनटू 1000 बटा में बड़ा w इनटू छोटा है। ओके, तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना है 0.40, केएफ का वैल्यू 5.12 और छोटा w का वैल्यू 1 ग्राम इनटू 1000 बटा में 50 गुने छोटा m। छोटा m को हम क्या करें, इधर बुला दे रहे हैं, 512 गुने, इसको कटा देगा 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा ना बाबू, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और नीचे जब बात करेंगे तो आ जाएगा 0.40 इनटू m, m इक्वल दशमलव दोनों का हट जाएगा, तो 512 गुने 20 दोनों का बराबर दशमलव है, और 40 गुने m, 20 दूनी 40, 20 दूनी क्या है बाबू 40, क्लियर है, 20 दूनी क्या 40 ही रहेगा, तो 40, तो 20 दूनी 40, 2 अब फिर घटाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1, 2 5 10, 2 6 12, इसका मात्रक ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, इसका मात्रक का जब बात करें तो ग्राम पर, तो यही आप लोग का क्या है इसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसके हिमांक के अनुमान के बेसिस पर हम लोग का एक क्वेश्चन बन रहा है। ओके, हिमांक के अनुमान के बेसिस पर ये हम लोग का क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परासरण दाब। परासरण दाब, परासरण दाब चौथा इसका हेतु है। अनुसंग गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला क्या होता है वाष्प दाब का अपेक्षित कोणनमन, दूसरा क्या होता है क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक का उन्नयन बोलेंगे, और तीसरा होता है हिमांक का अवनमन, और चौथा होता है परासरण दाब या परिसारण दाब। तो इसको हम चौथा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, परासरण दाब, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छा तरीका से समझना होगा। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा अनुषंगिक गुणधर्म जिसको हम परासरण दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से हम लोग आकर जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अच्छा से एकदम लाइन बाय लाइन समझ लीजिएगा कैसे इसको हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। ठीक है, तो एक परासरण दाब है, लेकिन परासरण दाब को समझने से पहले आपको परासरण को जानना पड़ेगा कि आखिर परासरण होता क्या है। ठीक है, तो देखिएगा ये लिख दिया, लेकिन इसको समझिए परासरण होता क्या है, समझिएगा। मान लेते हैं ओके, तो हम 2 बिलियन लिए हैं। कितने बिलियन लिए हैं, 2। इस बिलियन का नाम ए है, इस बिलियन का नाम क्या है बी है। ओके, और इसमें मान लेते हैं बिलियन भरे हैं। ओके,
और इसमें भी हमारा क्या है, दो प्रकार का विलयन लिए हैं। ये हमारा जो है शुद्ध जल है। कौन जल है बाबू? इसको शुद्ध जल बोल रहे हैं। और ये जो हमारा विलयन है, तो जो विलयन बना हुआ है, विलयन जो बना है जल प्लस NaCl से, यानी ये विलयन जो हम लोग का बना हुआ है जल प्लस का है NaCl से। ठीक है, जल प्लस किससे बना है बाबू लोग? NaCl से हमारा का है बना हुआ है। ठीक है, तो हम कहा लिए हैं दो, इसमें शुद्ध जल लिए, इसमें विलयन लिए हैं। ये विलयन बना है कैसे? जब जल में नमक को मिला है तब। तो याद रखिएगा इसमें दो, और यहाँ क्या है, इसको SPM बोल रहे हैं, SPM। इसको हम क्या बोल रहे हैं? SPM। ओके, और ध्यान रखिएगा SPM है। ओके, क्लियर है? ये हमारा क्या है बाबू लोग? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? SPM के नाम से हम क्या करेंगे? जानेंगे। SPM है, SPM का मतलब समझ रहे, अर्थ पारगामी झिल्ली है, SPM। अच्छा, अब समझिए, थोड़ा समझने वाला बात है। हमारे पास एक लिए हैं, A में शुद्ध जल लिए हैं, अब B में हम क्या लिए हैं? विलयन लिए हैं। शुद्ध जल, इसमें जल है, तो इसका पहला पॉइंट होगा शुद्ध जल, यानी विलायक है, इसको विलयन भी बोल सकते हैं, शुद्ध विलयन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मिलाया गया नहीं है। और ये हमारा एक विलयन है, लेकिन ये शुद्ध विलयन अशुद्ध विलयन, क्योंकि इसमें मिलाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये विलयन की सांद्रता कम, और ये लिखिएगा, इसका पॉइंट लिखिएगा, इस विलयन की जो सांद्रता होगा, विलयन की सांद्रता उच्च। समझिए कैसे, ध्यान रखिएगा। ये शुद्ध जल है, तो एक शुद्ध जल जब है तो शुद्ध जल में कोई मिलाया गया नहीं है, तो याद रखिएगा कि जिस पदार्थ में कोई चीज मिलाया जाता है, जिस विलायक में किसी चीज को मिलाया नहीं जाता है, तो उसकी सांद्रता का होता है कम होता है, और इसकी सांद्रता अधिक होगा, उच्च होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ठोस पदार्थ मतलब विलेय पदार्थ को मिलाया गया है। ठीक है, तो पहले ये क्लियर करिए कि क्यों इसकी सांद्रता कम हो जाएगा और क्यों इसकी सांद्रता उच्च हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो शुद्ध विलायक होता है, तो शुद्ध विलायक की सांद्रता कम होता है, और शुद्ध जो विलयन की जो सांद्रता होता है वो क्या होता है? उच्च होता है, क्योंकि इसमें ये जो विलयन बना हुआ है, ये जो हम लोग का विलयन बना हुआ है, इसमें जल प्लस NaCl को मिलाया गया है। ओके, और ये विलयन की सांद्रता का भी कम होगी, ये विलयन की सांद्रता का भी उच्च होगी, क्योंकि इसमें कोई चीज मिलाया गया नहीं है, ये शुद्ध जल है, और ये हमारा क्या है? इसमें विलयन में जल में प्लस NaCl को मिलाकर विलयन बनाया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी समझिएगा, विलायक की मात्रा, देखिए यहाँ विलायक की मात्रा उच्च होगी, मात्रा बोल सकते हैं, सांद्रता बोल सकते, दोनों बात देखिए। तो यहाँ विलायक की मात्रा का उच्च होगी, और यहाँ विलायक की मात्रा क्या होगी? कम होगी। विलायक की मात्रा क्या होगी? कम होगी। क्यों? याद रखिएगा, तो आप ही बताइए बाबू कि हमारा शुद्ध जल है, तो जब शुद्ध जल है तो उसमें कोई चीज मिलाएंगे ही नहीं, तो विलायक की मात्रा में कमी होगा नहीं ना, कमी होगा, इसलिए विलायक की मात्रा उच्च होगी। और यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ जब जल मतलब विलायक में हम क्या कर रहे हैं? NaCl को मिलाएंगे, तो यहाँ पर विलायक की मात्रा में थोड़ा सा कमी आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही विलेय पदार्थ को जल में घोला जाता है, तो विलेय पदार्थ के जो अणु होता है, जल के कुछ अणु को अपने तरफ क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, जिसके पश्चात यहाँ पर जल की मात्रा क्या होगी? कम होगी, और यहाँ पर जल की मात्रा जस के तस रहेगी, मतलब इसके तुलना में क्या रहेगा? ज्यादा ही रहेगा। इसलिए बात किया जाएगा कि विलायक की मात्रा उच्च होगी, और यहाँ पर विलायक की मात्रा क्या होगी? कम होगी। ठीक है, के पहले दो पॉइंट को अच्छा से, इसी पर आप लोग का डिफिनेशन है, समझिएगा। तो हम क्या लिए? A और B लिए हैं, A और क्या लिए? B लिए हैं। A में शुद्ध जल लिए हैं, और B में क्या लिए हैं? विलयन लिए हैं। शुद्ध जल, इसमें दो टाइप का पॉइंट याद रखिएगा कि जब शुद्ध जल लेते हैं तो उस विलयन की सांद्रता कम होता है, और जब शुद्ध जल लेते हैं तो विलायक है, याद रखिए जो जल होता है हमेशा विलायक का काम करता है, तो विलायक की मात्रा क्या होगा? उच्च होगी। और यहाँ पर याद रखिएगा कि विलयन की सांद्रता उच्च होगी, क्योंकि इसमें मिला दिया गया है, और विलायक की मात्रा क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो देखिएगा, तो अब आप ही बताइए बाबू कि अगर मान लेते हैं, समझिएगा कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि हमारा क्या है बाबू?
50 मिलीलीटर जल है और इसमें भी क्या है 50 ml का विलयन है। काफी बताइए बाबू कि यहाँ पर करेक्ट 50 मिलीलीटर हमारा शुद्ध जल है और यहाँ पर जो 100 मिलीलीटर, यहाँ पर जो 100 मिलीलीटर जो है वो क्या है विल प्लस विलायक है। तो आप ही बताइए कि इसकी मात्रा में, जल की मात्रा में कमी हुआ होगा कि नहीं। दोनों का अमाउंट सही है, लेकिन इसमें जब विल पदार्थ को मिलेगा, मिलाया जाएगा तो क्या होगा, जल की मात्रा में क्या होगा, कमी हो जाएगा। तो आप ही बताइए बाबू कि प्रकृति की देन है कि कोई भी वस्तु है उच्च से कहा जाती है निम्न की ओर, कोई भी वस्तु कहाँ से जाती है, उच्च से कहा जाती है निम्न की ओर। तो आप ही बताइएगा कि इसमें विलाय की मात्रा जो होता है उच्च से कहाँ जाएगा, निम्न जाएगा। किस से अगर पार कर जाएगा, अर्धपारगामी झिल्ली से, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, पराशरण है। ठीक है, तो आप लोग किताब में 2 तरह का डिफिनेशन लिखे दिखाया जाएगा जो आप लोग कंफ्यूज करते होंगे, लेकिन समझिएगा यही दोनों डिफिनेशन होता है। ठीक है, तो समझिएगा पहला डिफिनेशन समझिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें विलाय के अणु कम सांद्रता क्षेत्र से उच्च सांद्रता क्षेत्र की ओर। अब याद रखिएगा कि इसका सांद्रता कम है, इसका सांद्रता का उच्च है, तो याद रखिएगा तो ए से किधर जाएगा, बी की ओर जाएगा। किधर जाएगा, ए से किधर जा रहा है, बी की ओर। तो बोलिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें विलाय के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से निम्न उच्च सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगामी झिल्ली से होकर प्रवाहित होते हैं, पराशरण कहलाता है। पराशरण कहलाता है। पराशरण किसे कहते हैं बाबू, तो क्या बोलिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें विलाय के अणु, देखिए डायग्राम बना है, वह प्रक्रिया जिसमें विलाय के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगामी झिल्ली से होकर प्रवेश कर जाते हैं। और याद रखिएगा कि अर्धपारगामी झिल्ली में जो होता है ना बाबू, कम सांद्रता वाला अणु ही क्या करेगा, पास करेगा। क्यों, तो यहाँ पर डिफिनेशन है कि वह झिल्ली जिसमें केवल अपने से होकर विलाय के अणु क्या कर सकते हैं, पास करने देते हैं, विल के अणु को नहीं, अर्धपारगामी झिल्ली कहलाता है। ठीक है, और जिसमें क्या होता है, जिस झिल्ली में केवल विलाय के अणु ही क्या करते हैं, पास करते हैं। जिसे आप लोग देखे होंगे कि चीनी और नमक के जब विलयन बनाते होंगे और जब उसको क्या करते होंगे कि जब उसको किसी कपड़ा से छानते होंगे तो आप क्या देखे होंगे कि जितना जो शुद्ध जल होता है वो कपड़ा से बाहर निकल जाता है और बाकी जो चीनी के कण होते हैं वो कपड़ा के ऊपर छन जाता है ना। तो वही बात बोला गया है कि वैसी झिल्लियाँ जिसमें केवल विलाय के अणु पार कर सकते हैं, विल के अणु नहीं पार कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धपारगामी झिल्ली के नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं। इसको शॉर्टकट में SPM भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SPM, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। ठीक है, समझिएगा। तो पहले पराशरण को समझिए, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए पराशरण किसे कहते हैं, तो वही बोले वह प्रक्रिया जिसमें विलाय के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगामी झिल्ली से होकर प्रवाहित होते हैं, पराशरण कहलाता है। याद रखिएगा कि पराशरण के लिए हमें अर्धपारगामी झिल्ली की आवश्यकता होता है। ठीक है, पराशरण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होता है, अर्धपारगामी झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा क्या है, पराशरण है। तो पराशरण समझ गए। तो पराशरण वह प्रक्रिया होता है जिसमें विलाय के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन को प्रवेश करते हैं, वो क्या कहलाता है, हम लोग का पराशरण कहलाता है। या एक और परिभाषा कि विलाय का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगामी झिल्ली द्वारा गमन पराशरण कहलाता है। यानी विलायक जो होता है, विलाय की जो उच्च मात्रा होता है कहाँ जाता है, विलाय की निम्न मात्रा में, कम मात्रा में प्रवेश करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पराशरण के नाम से क्या कहते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो यही आप लोग का 2 परिभाषा है। दोनों परिभाषा में से आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन एक कंसेप्ट को समझ लीजिए कि होता क्या है, ये होता क्या है। ठीक है, तब क्या किया जाएगा बाबू, समझिएगा। तो वही है कि पराशरण क्या होते हैं, तो वही बोलिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें विलाय के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवेश करता है, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवेश करता है, विलयन में अर्धपारगामी झिल्ली से होकर पास करते हैं या प्रवेश करते हैं या प्रवाहित होते हैं, पराशरण कहलाता है। और अर्धपारगामी झिल्ली किसे कहते हैं, तो वह झिल्ली जिसमें केवल अपने से होकर विलाय के अणु को पास करने देते हैं, विल के अणु को नहीं, अर्धपारगामी झिल्ली कहलाता है। प्रकृति में प्रत्येक वनस्पति एवं जंतु में SPM पाई जाती है, मतलब अर्धपारगामी झिल्लियां पाई जाती है। ओके, जैसे फिनोल और पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो आदि भी क्या है, SPM है। केवल याद रखिएगा कि ये प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं। याद रखिए क्वेश्चन आता है प्रयोगशाला
प्रयोगशाला में कौन सा अर्ध पारगम्य झिल्ली का प्रयोग किया जाता है? तो फिनॉल या पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। फिनॉल का फार्मूला ए है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला ए है। अच्छा, एक और है कि संश्लेषित झिल्ली किसको बोलते हैं? आता है कि संश्लेषित अर्ध पारगम्य झिल्ली कौन है? तो संश्लेषित अर्ध पारगम्य झिल्ली जो होती है एलोफेन की होती है। किसकी होती है? एलोफेन की होती है। ठीक है, तो ये समझिएगा कि पराशरण क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या। अभी आप लोगों को 2 पॉइंट बताया कि पराशरण क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है। तो वही बोलिएगा कि पराशरण वह प्रक्रिया होता है जिसमें विलाय के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से उन सांद्रता वाले विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होते हैं। क्या कहलाता है? पराशरण कहलाता है। या दूसरे शब्दों में विलाय का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन क्या कहलाता है? पराशरण कहलाता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली तो वह झिल्ली जिसमें केवल अपने से होकर विलाय के अणु को पास करने देते हैं, विल के अणु को नहीं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाता है। अच्छा, प्रत्येक प्रकृति में प्रत्येक वनस्पति जंतु में एसपीएम मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली का पाई जाती है। जैसे फिनॉल और पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो होता है वो क्या प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाला अर्ध पारगम्य झिल्ली है, और संश्लेषित जो झिल्ली होती है एलोफिन की बनी होती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट पढ़ेंगे पराशरण दाब। अब पढ़ेंगे क्या है बाबू? पराशरण दाब। पराशरण दाब पराशरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका डिफिनेशन। ठीक है, तब समझिएगा पराशरण दाब क्या होता है। तो अब आप ही बताइए बाबू, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि मान लेते हम लोग देख रहे हैं कि जो विलाय के जो अणु होता है ऐसे अर्ध पारगम्य झिल्ली से क्या किया था? पास कर रहा था, पास किया था। लेकिन अब हमको क्या करना है कि इसकी प्रक्रिया को रोकना है, यानी प्रवाहित नहीं होने देना है। तो प्रवाहित नहीं होने देना है तो हम लोग क्या करेंगे? किधर दाब लगाएंगे, किधर बल लगाएंगे तो वो प्रक्रिया हमारा रुक जाएगा। मतलब मान लीजिए कि हमारा बहाव इस साइड से है तो हम लोग कहाँ पर बल लगाएंगे? यहाँ पर बल लगाएंगे, यहाँ पर बल लगाएंगे नहीं, यहाँ पर अगर बल लगाएंगे तो यहाँ पर बल लगाने के बाद क्या होगा कि इसका प्रवाह और तेजी से बढ़ जाएगा। अगर मान लेते हैं, आप ही बताइए कि इसके प्रवाह को हमको रोकना है, मान लेते हैं, आप ही बताइए, समझिए बाबू कि इसके प्रवाह को हमको क्या करना है? रोकना है। तो जब इसके प्रवाह को रोकना होगा तो इसके प्रवाह को रोकने के लिए हमको कहाँ दाब लगाना होगा? हमको दाब कहाँ लगाना होगा? यहाँ। अगर यहाँ दाब लगाएंगे तो इसका प्रवाह और जैसे ही दाब लगाएंगे, जैसे ही इस पर दाब लगाते हैं ऐसे, तो क्या होगा? जैसे ही इस पर दाब लगाएंगे तो पानी का बहाव इसमें तेजी से हो जाएगा, है ना। इसलिए ये पानी हमारा रुकेगा नहीं। अब क्या करेंगे? अगर हम इसको अगर दबाते हैं तो अगर हम इसको दबाएंगे तो इसको आने का जो क्षमता है, कैपेसिटी है, इसमें कम हो जाएगा, इसका क्रिया का हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ही बोला गया है कि वह न्यूनतम दाब जो पराशरण की क्रिया को रोक देता है पराशरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो लिखिएगा कि वह न्यूनतम दाब वह न्यूनतम दाब वह न्यूनतम दाब जो पराशरण की क्रिया को रोक देता है पराशरण दाब या परिसारक दाब कहलाता है। इसे पाई से सूचित करते हैं। इसे हम लोग पाई से क्या करेंगे? सूचित करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? किस सूचित करेंगे बाबू लोग? पाई से हम क्या करेंगे? इसको सूचित करेंगे। ठीक है,
तो वह न्यूनतम दाब जो प्राशन की क्रिया को रोक देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हम दाब लगाएंगे, जो यहाँ पर जो दाब लगाएंगे हम, इसके प्रवाह को हमको रोकना है, तो इसको रोकने के लिए हमको यहाँ दाब लगाना होगा, और जो यहाँ दाब लगाएंगे उसी दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, पराशर दाब के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। तो वह न्यूनतम दाब जो प्राशन की क्रिया को रोक देता है पराशर कहलाता है, प्रसारक दाब कहलाता है, प्राशन दाब कहलाता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि प्राशन दाब भी जो एक प्रकार का अनुषंगिक गुणधर्म होता है। क्यों? जैसे जैसे हम विलेय पदार्थ को मिलाएंगे वैसे वैसे इसका सांद्रता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे सांद्रता का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे सांद्रता का मान बढ़ेगा वैसे वैसे हमको क्या करना होगा, ऐसे वैसे शुद्ध जल का जो प्रवाह ज्यादा होगा। जैसे जैसे सांद्रता का मान बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे सांद्रता का मान ऊंच होगा वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा, जो शुद्ध जल का जो प्रवाह का होगा ज्यादा होगा, है ना। जब शुद्ध जल का प्रवाह ज्यादा होगा तो यहाँ पर दाब का मान क्या करना होगा, ज्यादा लगाना होगा। ओके, दाब का मान क्या करना होगा, वो ज्यादा लगाना होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि प्राशन दाब जो होता है दो बातों पर निर्भर करता है। तो लिखिएगा हेडिंग नीचे, प्राशन दाब, प्राशन दाब मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, सांद्रता, किसी विलयन का, किसी विलयन का परिसारक दाब, परिसारक दाब पाई सांद्रता परिसारक दाब पाई विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है, यानी पाई समानुपाती C हो जाएगा। ठीक है, पाई समानुपाती C। एक कब क्या लिख लीजिएगा, जब ताप स्थिर हो, जब ताप स्थिर हो, और इसको हम बोलते हैं चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम। क्या बोलेंगे इसको, चार्ल्स का नियम। जब ताप स्थिर होता है, बोलिए चार्ल्स का नियम क्या है, तो वही बोलिएगा कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परिसारक दाब जो होता है विलयन की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ओके, अब दूसरा जो है याद रखिए, आप एक नियम भी आ जाता है ना। दूसरा है ताप पर, लिखिए किसी विलयन का, किसी विलयन का परिसारक दाब, किसी विलयन का परिसारक दाब पाई, पाई परम ताप, परम ताप T के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो पाई समानुपाती हम लोग का हो जाएगा T। यहाँ लिखिएगा जब सांद्रता स्थिर हो, जब सांद्रता स्थिर हो, इसको बोलते हैं वाइल का नियम, वाइल का नियम।
या इसको बोलते हैं चार्ल्स का वन थॉफ नियम, चार्ल्स का वन थॉफ नियम, या इसको तो वाइल का वन थॉफ नियम बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए आई प्रासरण किसे कहते हैं, तो वही बोलिएगा कि वह न्यूनतम दाब जो प्रासरण की क्रिया को रोक देता है प्रासरण दाब या परिसारक दाब कहलाता है। तो याद रखिएगा बाबू कि ये जो होता है ना परिसारक दाब जो प्रासरण दाब दो बातों पर निर्भर करता है, पहला सांद्रता पर और दूसरा ताप पर। यानी का नाम है कि जैसे जैसे सांद्रता का मान बढ़ेगा वैसे वैसे दाब के मान को ज्यादा लगाना हो। क्यों दाब ज्यादा लगाना, क्यों जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगा इसका सांद्रता बढ़ेगा वैसे वैसे इसके प्रवाह बढ़ेगा, और इसके प्रवाह जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसको रोकने के लिए दाब को ज्यादा लगाना होगा। इसलिए बोला जाता है कि किसी विलयन का जो क्या होता है, किसी विलयन का जो परिसारक दाब होता है उसकी सांद्रता के कहते हैं समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे सांद्रता का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे ठोस पदार्थ को मिलाएंगे, जैसे जैसे किसी विलय में ठोस पदार्थ को मिलाएंगे वैसे वैसे उसकी सांद्रता का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे सांद्रता का मान बढ़ेगा वैसे वैसे शुद्ध जल या विलाय का प्रवाह तेजी से होगा, और जब तेजी से होगा तो उसको रोकने के लिए हमको दाब का करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना होगा। ठीक है, तो यही बोला गया है कि किसी विलयन का परिसारक दाब पाई विलयन की सांद्रता सी के कहते हैं समानुपाती होता है। पाई समानुपाती सी एक जब ताप स्थिर हो तब, और इस नियम को हम वाइल चार्ल्स का वन थॉफ नियम कहते हैं, चार्ल्स का वन थॉफ नियम। दूसरा है ताप पर, तो किसी विलयन का किसी विलयन का परिसारक दाब पाई परंत ताप P के समानुपाती होता है। कब? जब सांद्रता स्थिर हो तब, जिसे वाइल का वन थॉफ नियम के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है कि प्रासरण दाब क्या होता है, प्रासरण दाब क्या होता है, और सिद्ध करे कि प्रासरण दाब एक अनुसरण के गुणधर्म होता है, ये भी आपको पूछेगा। तो प्रासरण दाब एक अनुसरण गुणधर्म होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सांद्रता पर निर्भर करते हैं, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो पदार्थ ताप और सांद्रता दोनों पर निर्भर करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, बोले कि अनुसरण गुणधर्म है। ओके, तो समझ गए। एक और परिभाषा है कि वह अतिरिक्त दाब जो विलाय के प्रवाह को रोक देता है, जो विलाय के प्रवाह को रोक देगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रासरण दाब बोलेंगे। इसको पाई से शुद्ध करते हैं, किससे शुद्ध करेंगे, पाई से। तो याद रखिएगा कि प्रासरण दाब का परिभाषा ये दो बातों पर निर्भर करता है, सांद्रता और ताप पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को मिला देंगे। अब लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण 2 को सम्मिलित करने पर, जब सम्मिलित करेंगे तो क्या होगा बाबू, पाई समानुपाती सी टी। ओके, अब पाई बराबर एक आएगा आर सी टी, जहां आर एक स्थिरांक है जिसे गैस स्थिरांक कहते हैं, और जो R का जो वैल्यू होता है 0.0821 हो जाएगा ATM लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसको सजा देंगे, पाई बराबर आर सी टी, चाहे पाई बराबर सी आर टी बोलेंगे, सी याद रखने के लिए आसान तरीका है पाई बराबर सी आर टी। तो इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परिसारक दाब। तो पूछेगा कि परिसारक दाब क्या होता है ना, तो परिसारक दाब यही होता है। ठीक है, चलिए एक यहाँ सर का क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आपको लिख दे रहे हैं, पूछेगा कि परिसारक दाब क्या है। 5 नंबर पूछता है, परिसारक दाब को परिभाषित करे और सिद्ध करे कि यह एक
अनुसंघ गुणधर्म है। तो पहले क्या बोला है कि परिसारिक दाब को परिभाषित करें, तो आप परिसारिक दाब का परिभाषा दे दीजिए, तो दो को परिभाषा लिखवाएं, दोनों में से कोई। अब सिद्ध करना है कि अनुसंघ गुणधर्म है कि नहीं, तो जो आप लोग दोनों नियमवा से लिखे हैं ना, यही नियमवा से इसको जब सिद्ध कर दीजिएगा ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा कि अनुसंघ गुणधर्म है। ओके, ठीक है। तो यही आपको ध्यान देना होगा कि परिसारक दाब को परिभाषित करें और सिद्ध करें कि परिसारक दाब एक अनुसंघ गुणधर्म है, तो आप इतना प्रूव कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा, सी देखिए, सी जो है हम लोग का सांद्रता है। सी क्या है? सांद्रता है। सी क्या है बाबू? सी को हम क्या बोल रहे हैं? सांद्रता। तो सांद्रता सी पे एक परिभाषा होता है। सांद्रता का मतलब विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन। ओके, सी बराबर विलय के मोलों की संख्या n बाई वी मान ली। ठीक है, n बाई क्या ले ली? वी। ओके, तो क्या लिखेंगे? समीकरण चलेंगे 3 से। समीकरण 3 से जब चलेंगे बाबू, तो क्या पाई बराबर हम लोग का CRT होता है, तो पाई बराबर सी के जगह पर n बाई वी RT लिख देंगे, और क्या हो जाएगा? पाई भी बराबर nRT। यही हम लोग का क्वेश्चन हो गया, यही हम लोग का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो एक और फार्मूला है, कोई पूछेगा कि परिसारक दाब का फार्मूला या अनुसंघ गुणधर्म का फार्मूला क्या होता है, तो पाई भी बराबर nRT या पाई बराबर CRT। तो आपको सिचुएशन के अनुसार आपको क्या करना होगा? हल करना होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पढ़े परासरण किसे कहते हैं, अर्थ पारगम्य झिल्ली क्या है, परासरण दाब क्या है। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लीजिए कि जब वह प्रक्रिया जिसमें विलाय के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से निम्न उच्च सांद्रता वाले विलयन में अर्थ पारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होते हैं, वो क्या कहलाता है? वो हम लोग का परासरण कहलाता है। या विलाय का अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की ओर अर्थ पारगम्य झिल्ली से होकर प्रवेश करना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक है, अर्थ पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? तो वे झिल्लियां जिसमें जो अपने से होकर केवल विलाय के अणु को आर पार होने देते हैं या पास करने देते हैं, विलय के अणु को नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ पारगम्य झिल्ली के नाम से क्या करते जानते हैं। आता है क्वेश्चन यहाँ से, तो प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाला अर्थ पारगम्य झिल्ली कौन है? तो कॉपर क्या बोलेंगे? तो हम लोग क्या बोलेंगे? कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड के नाम से हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। ठीक है, या फिनोल। अब कोई पूछेगा कि सबसे पहले जो संश्लेषित अर्थ पारगम्य झिल्ली कौन है, तो एलोफेन की बनी होती है। ठीक है, संश्लेषित जो हम लोग का संश्लेषित जो होता है, संश्लेषित अर्थ पारगम्य झिल्ली जो होता है वो किसका बना होता है? एलोफेन का बना होता है। ओके, और लास्ट हम बताए थे कि परिसारक दाब क्या है, तो बताया कि परिसारक दाब वह दाब जो परासरण क्रिया का करता है, रोक देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण कहलाता है। ठीक है, तो परासरण को हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे कि इस पर जितना हम दाब, इसका प्रवाह है, एक ए से बी की ओर जा रहा है, तो जब ए से बी की ओर जा रहा है, तो इसके प्रवाह को रोकने के लिए हमको कहाँ दाब लगाना होगा? यहाँ अगर दाब लगाएंगे तब प्रवाह और तेज से बढ़ जाएगा, और दाब अगर यहाँ लगाते हैं तो इसका प्रवाह क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही है कि वह तेज दाब जो विलाय के अणु को अर्थ पारगम्य झिल्ली से पास करने से क्या रोक देता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।